हाँ जी। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आप लोगों को ये समझाने के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग नोट्स कैसे बनाएं। देखिए ऑडिट जैसा जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें इतना सारा मटेरियल होता है याद करने का, तो हमको ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे कंसाइज नोट्स हों, और सिर्फ नोट्स ही ना हो, उनको याद करने की भी एक अच्छी टेक्निक हो जिससे हमको वो चीज़ें याद भी रह जाएं, है ना। तो आज मैं आपको वही एक चीज़, वही एक तरीका समझाने आ रहा हूँ। ठीक है, ये आपके सामने आपको एक्सेल की फ़ाइल दिख रही होगी। इसमें मैंने वो एक तरीका, जो मेरा जो तरीका है याद करने का चीज़ों को और नोट्स बनाने का, वो मैंने इसमें डाला हुआ है। इस तरीके को बताने से पहले मैं आप और टेक्निक्स भी कुछ डिस्कस कर लेता हूँ जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। पहली टेक्निक तो वही होती है कि आप एक निमोनिक बना लीजिए, ठीक है। कोई भी ICAIOR, धोनी क्रिकेट, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म सी बना लीजिए और फिर उनकी कुछ एक लॉन्ग फॉर्म होगी जिससे आप उसको याद रखेंगे। एक तरीका तो ये होता है, अच्छा तरीका, इफेक्टिव तरीका है, लेकिन आप पूरे सब्जेक्ट पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑडिट इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतने सारे एसेज हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, सब पे आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा होता है जिसमें आप एक कोई अनरिलेटेड सी कोई स्टोरी होती है, जैसे राधा ने फुटबॉल में धोनी को कैच आउट किया, ठीक है, इस टाइप की कुछ भी अनरिलेटेड सी स्टोरी होती है, और फिर उस अनरिलेटेड स्टोरी में जो वर्ड्स होते हैं, राधा, क्रिकेट, जो भी, फुटबॉल, धोनी, उनसे कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन बन रही होती है। ठीक है, और आप उससे सारे पॉइंट्स को याद रखते हो। वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, बट वहाँ भी वही प्रॉब्लम है कि वो भी सब जगह नहीं लग सकती। ठीक है, सब जगह लगाना बहुत मुश्किल है, सब जगह लग नहीं सकती, और आप कितनी कितनी कहानियाँ याद करेंगे पूरे सब्जेक्ट की। तो इन दोनों के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन मैं एक लेकर आया हूँ कि कैसे आप जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, उसी से आप उसमें जो आगे पॉइंट्स हैं उनको याद कर सकते हो टॉपिक के नाम से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टेक्निक्स इफेक्टिव नहीं है, वो टेक्निक्स आप मत इस्तेमाल करें। देखिए तीनों चारों जो भी टेक्निक्स हैं, सबको मिला के कॉम्बिनेशन बनता है, और सबको मिला के फिर आप पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से याद कर पाते हैं। ठीक है, मेरा जो तरीका है उसमें कंसेप्चुअली भी इंसान को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है और याद भी हो जाता है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो अभी आपके सामने जो एक्सेल शीट खुली हुई है उसमें मैं बात कर रहा हूँ, आपका एक चैप्टर है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, जिसमें शेयर कैपिटल, बोरोइंग्स, ये टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, इनकम्स, एक्सपेंसेस, इन सब की ऑडिट बता रखी है कि क्या क्या स्टेप्स आपको इस्तेमाल करने हैं, है ना। ये पूरा एक चैप्टर है, शायद 16 या 17 आइटम्स हैं। अब 16 या 17 आइटम्स, हर आइटम में शायद 10, 12, 15 स्टेप्स तो होंगे ही, 15 पॉइंट्स तो होंगे ही। उन सब 15 पॉइंट्स को याद करना सबके लिए, अगर आप अलग अलग याद करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आपको सारे पॉइंट्स याद भी नहीं रहेंगे। मैंने उससे बढ़िया आपके लिए क्या तरीका निकाला है कि आप वो सारे पॉइंट्स को याद मत करो। आप क्या करो, आप कोई भी एक आइटम उठाओ और उसकी, उस आइटम की स्पेसिफिक, उस आइटम से रिलेटेड एक स्टोरी, एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पर आइटम उठाया हुआ है बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स क्या मतलब, आपने लोन लिया, है ना। तो अब लोन से रिलेटेड सारी बातें सोच लो आप, शुरू से लेकर एंड तक की। भाई सबसे पहले हम लोग लोन लेंगे, लोन लेना, ठीक है, फिर लोन ले लिया, अब एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, जैसे भी हम उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो लोन का इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होगी। फिर जब इंटरेस्ट हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, हम उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू भी तो करेंगे ना, तो इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड कर लिया, अब उसकी पेमेंट करनी होगी, तो लोन इंस्टॉलमेंट जो भी है वो पे करना। और इससे क्या होगा, भाई ओपनिंग बैलेंस था, आपने कुछ लोन लिया था, ठीक है, साल भर में आपने इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू करी, ठीक है, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो अब जो क्लोजिंग बैलेंस बच गया वो क्लोजिंग बैलेंस है लोन का, है ना। और ऐसा ही साल दर साल होता रहेगा जितने टाइम का भी आपने लोन लिया, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका लोन डिस्चार्ज हो जाएगा, लोन खत्म हो जाएगा। सिंपल सी सीक्वेंस है, लोन को लेकर ये सीक्वेंस आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। अब आप क्या करें, अब आप उठाएं कि अगर आपको लोन लेना है और एक कंपनी में आप ऑडिट करने गए और वो कंपनी ने लोन लिया कोई, तो उस लोन को लेने से पहले और उस लोन को लेने के दौरान क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो उन्होंने की होंगी, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चेक कर सकता हूँ। कैसे सर, देखो भाई, लोन लिया होगा, लोन ऐसा थोड़ी ना कि सीधा बैंक के पास चले गए होगे, लोन लेने से पहले भाई कंपनी में किसी ने किसी से अप्रूवल लिया होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया होगा, ठीक है, ये भी देखा होगा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में या मेमोरेंडम में अलाउड भी है या नहीं लोन लेना, है ना। फिर लोन का मकसद क्या है, भाई लोन शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, फिर लोन लेने वाले हो तो क्या कोई सिक्योरिटी देकर लोन लोगे या फिर अनसिक्योर्ड लोन लोगे,
ठीक है। फिर अगर ये तो सारी प्रोसेस जो लोन लेने से पहले की आपने कर ली, फिर लोन लेने के लिए आप किसी लेंडर के पास जाओगे, उस लेंडर के साथ बात करोगे, उससे अग्रीमेंट बनवाओगे, है ना। तो अब आपको क्या क्या चेक करना है, ये 4-5 चीज़ें करोगे। आपको क्या चेक करना है, वही MOA में अलाउड है, लिमिट्स में है, हाँ जी है, चेक कर लिया। AOA MOA उठाओ, चेक कर लिया। दूसरा क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का मिनट्स उठा लो, चेक कर लो कि अप्रूवल मिला या नहीं मिला। लोन शॉर्ट टर्म लिया, लॉन्ग टर्म लिया, सिक्योर्ड लिया, अनसिक्योर्ड लिया, ये आपको कहाँ से, उस अग्रीमेंट से पता चल जाएगा। अग्रीमेंट से और क्या क्या पता चल जाएगा भाई, इंटरेस्ट कितना था, किस किस पॉइंट पे रीपेमेंट करनी है, आप ये भी चेक कर सकते हो। पर्पस ऑफ बोरोइंग आपको मिनट से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट्स आपके जो आपको लिखने हैं, अभी आपको चेक करने हैं। आपको ये चेक करना है कि ऑथराइज है कि नहीं आर्टिकल्स के हिसाब से, अप्रूवल दिया कि नहीं दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, ठीक है। अग्रीमेंट हुआ नहीं हुआ, अग्रीमेंट के क्या टर्म्स थे, लोन सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, मकसद क्या था बोरोइंग का, पर्पस क्यों जानना ज़रूरी है भाई, उसी पर्पस के लिए अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, है ना। ये 4-5 चीज़ें अगर आपको ये याद है ना कि लोन लेना पहला पॉइंट है, तो आपको ये 4-5 चीज़ें याद आ जाएंगी, आप लिख दोगे। एक इसमें स्पेशल पॉइंट है जो आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, भाई कोई लोन आपने रिलेटेड पार्टी से तो नहीं लिया है, क्योंकि फिर उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि भाई डिस्क्लोजर ठीक से हुए हैं या नहीं। तो अगर आप इस बॉक्स को देखो, ये बॉक्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें से 5-6 पॉइंट तो ऐसे थे जो अगर मैं आपको ये बोल दूँ ना भाई लोन लेने की क्या प्रोसेस हो सकती है एक कंपनी में, आप सोचो तो आप खुद ही सोच देते हैं कि सर AOA में होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल होना चाहिए, लोन कैसा लेंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये डिसाइड करेंगे, सिक्योर्ड लेंगे अनसिक्योर्ड लेंगे ये डिसाइड करेंगे, फिर अग्रीमेंट करेंगे लेंडर से, और लेंडर अग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें होंगी, भाई क्या इंटरेस्ट है, क्या पेमेंट के टर्म्स है। ये 5 पॉइंट तो आप ऐसे ही सोच लोगे। एक छठा पॉइंट आपको याद रखना, रिलेटेड पार्टी, वो भी अब मैंने बोल दिया, अब आपको याद रहेगा, ठीक है जी। लोन ले लिया, लोन लेने की प्रोसेस आपने चेक कर ली, ठीक है, कैसे चेक करी बता दिया। अब आप आए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, उन्होंने इंटरेस्ट की, कंपनी ने कुछ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी होगी ना, अब आप देख लो कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ठीक करी है या नहीं करी, रिकॉम्प्यूट कर लो। रिकॉम्प्यूट कैसे करोगे, आपको इंटरेस्ट का रेट चाहिए, कहाँ से मिलेगा, अग्रीमेंट से। लोन का अमाउंट चाहिए, कहाँ से मिलेगा, अग्रीमेंट से। पेमेंट की डेट चाहिए, भाई 3 महीने का इंटरेस्ट है, 6 महीने का इंटरेस्ट है, कहाँ से मिलेगा, अग्रीमेंट से, ठीक है, हो गई। उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, भाई उसकी अकाउंटिंग एंट्री ठीक से करी या नहीं करी। उसके बाद उसको पे करोगे, भाई पे जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था वो ठीक पे करा नहीं करा, चेक कर लो बैंक के बैलेंस से, बैंक की स्टेटमेंट से, पासबुक से, ठीक है। उसके बाद आया भाई अब क्लोजिंग बैलेंस है। अब क्लोजिंग बैलेंस मान लीजिए आप जब गए, आप 2020-21 की ऑडिट कर रहे हो, क्लोजिंग बैलेंस लोन का आ रहा है मान लो 1,75,25,000, आपको चेक करना है कि ये ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहला चेक तो आप ये करो कि क्या लेजर में इतना ही बैलेंस आ रहा है ना। फिर क्लोजिंग बैलेंस चेक करना है, जो भी बैलेंस है बैलेंस शीट के अंदर उसको चेक कर लो कि क्या लेजर में यही बैलेंस आ रहा है। हो गया एक चेक, वो हो गया। दूसरा चेक आप क्या कर सकते हो, कन्फर्मेशन ले सकते हो, जो लेंडर था उससे कन्फर्मेशन ले लो, भाई अब आप बताओ कि आपके हिसाब से आपने कितने पैसे लेने हैं इस कंपनी से, वो कन्फर्मेशन दे देगा, उससे चेक कर लो कि कन्फर्मेशन से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अब बैलेंस कन्फर्मेशन से रिलेटेड आप लंबी बातें लिख सकते हो कि भाई पॉजिटिव कन्फर्मेशन लेनी है, नेगेटिव लेनी है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट ये बन जाएंगे। फिर जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस आ रहा है बोरोइंग्स का, उसमें देखो कि शॉर्ट टर्म, करंट में और नॉन करंट में ठीक से क्लासीफाई किया गया है नहीं किया गया। भाई 12 महीने के अंदर अगर पे होना है तो करंट में जाना चाहिए, 12 महीने के बाद होना है तो नॉन करंट में जाना चाहिए, तो वो क्लासीफिकेशन। उसके बाद 3-4 साल तक ऐसे चलते चलते लोन डिस्चार्ज हो जाएगा। लोन जब डिस्चार्ज होगा तो आप देख लो भाई उन्होंने आपको कन्फर्मेशन दे दी कि लोन कंप्लीट हो गया है कि नहीं, वो कन्फर्मेशन चेक कर लो। फिर आपने जो सिक्योरिटी गिरवी रखी हुई थी उस सिक्योरिटी को उन्होंने रिलीज़ कर दिया या नहीं कर दिया, वो चेक कर लो, उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। बस तो आपने क्या याद करना है, आपको बस ये याद करना है भाई लोन लेंगे सबसे पहले, फिर इंटरेस्ट डिस्काउंट प्रीमियम जो भी है उसकी कैलकुलेशन करेंगे, उनकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, फिर उसकी पेमेंट करेंगे, और इन सब के साथ एंड में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और फिर आप अब इनके हिसाब से पॉइंट आउट कर लो कि भाई जो आपके स्टेप्स बुक में लिखे हुए हैं वो किस किस कैटेगरी में जा रहे हैं, किस किस स्टेप के ऊपर जा रहे हैं, और फिर उस हिसाब से आप उनको कैटेगराइज करके एक डॉक्यूमेंट में नोट्स बना के लिख लो। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया, अभी देखो, अभी मैंने आपको सिर्फ ये टेक्निक समझाने के लिए चीज़ करी, मैं इसकी अलग से पूरी डिटेल रिवीजन की वीडियो ही डालूंगा 20-25 मिनट की, ठीक है, हर एक आइटम के लिए डालूंगा, तब आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। बट आपको क्या मेन एक टेक्निक समझ आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप उस प्रोसेस को आप पॉइंट्स पे मत जाओ, आप उन 20 पॉइंट्स को मत देखो, आप ये देखो कि आप उस बोरोइंग की प्रोसेस को किन 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। उन 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, आपको वो 4 या 5 ऐसी लॉजिकल सीक्वेंस में डिवाइड करें आपने। अब ये जो 5-6 पॉइंट है ये ऐसे नहीं है कि जो आप खुद नहीं सोच सकते,
ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई नई बात पता चली। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई आप बता दो लोन की प्रोसेस और इंटरेस्ट की क्या प्रोसेस होगी, तो आप ये खुद ही बता दोगे, ये 4-5 पॉइंट तो बेसिक्स है, और फिर इनके हिसाब से आप उन सारे पॉइंट्स को कैटेगराइज कर लो। आपके अगर 15 से 20 पॉइंट होंगे ना, 20 पॉइंट्स होंगे, तो आपके 12, 13, 14 पॉइंट्स तो इन कैटेगरीज में ही आ जाएंगे, और फिर आपको इतना आसान लगेगा ही नहीं वो 14 पॉइंट। फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत ही आसान है। और जो बचे हुए 5-6 पॉइंट्स हैं वो स्पेशल पॉइंट्स में डाल लो। भाई अभी इन्होंने स्पेशल पॉइंट्स में बात करी कि भाई हायर परचेज पे कुछ खरीदा है तो उसकी बात कर दी, डिबेंचर्स भी एक टाइप की बोरोइंग है तो डिबेंचर्स की एक बात कर दी, एक फॉरेन करेंसी लोन्स की बात कर दी, तो 3-4 पॉइंट ये हो गए। अब आपके पास कितने पॉइंट हो गए देख लो, 15 से 20 पॉइंट हो गए। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि भाई आपको ऑडिट करनी है ऑफ एन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोरोइंग की, तो आप 15 पॉइंट बड़े आराम से लिख सकते हो। क्वेश्चन आएगा 4-5 नंबर का, समझ रहे हो। तो पहली टेक्निक जो मेरे हिसाब से जो टेक्निक है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना उसकी एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाओ एक लाइन में, ठीक है, या 3-4 पॉइंट्स में, हो सकते हैं उसमें 25 पॉइंट्स हो, आप 3-4 पॉइंट्स में उसकी एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाओ, और फिर उस लॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से उन 25 पॉइंट्स को क्लासीफाई कर दो। कुछ स्पेशल पॉइंट होंगे, 2-4 डेफिनेटली होंगे, उनको आप अलग से नोट कर लो, और अब आपके पास एक पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। अब ये पॉइंट्स बुक के अंदर इस सीक्वेंस में नहीं है। अगर आप बुक में पढ़ने जाओगे ना तो उन्होंने एक अलग सीक्वेंस में बनाए हुए हैं, उस सीक्वेंस में आपके लिए याद करना मुश्किल है, और उस सीक्वेंस में क्या होगा ना, आप 3-4 पॉइंट्स के बाद ना 5वें पॉइंट तक भूल जाओगे बात को, आप बोर होने लग जाओगे। इसमें क्या होगा, आपके ये 5 पॉइंट अगर आपको याद हैं तो आप फिर खुद भी सोचो ना, अगर आप एक बार ये वाला जो कॉलम है ना इसको हाइड करके ये 5-6 पॉइंट सोच के, लॉजिकल सीक्वेंस के सोच के खुद सोच लेना कि मैं इनमें क्या क्या डाल सकता हूँ। आधे ज़्यादा पॉइंट्स तो आप खुद ही सोच लोगे, ठीक है। तो पहली टेक्निक ये, लॉजिकल सीक्वेंस बनाएं और कॉमन पॉइंट्स उसमें पॉइंट्स को क्लासीफाई कर लें। दूसरी चीज़ ये देखें कि क्या ये जो आपने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया बोरोविंग्स का जो बनाया, क्या इससे मिलता जुलता 60-70% भी मिलता जुलता क्या कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसमें सिमिलर पॉइंट्स होंगे? है। बोरोइंग लोन लेने से सिमिलर है लोन देना। भाई लोन दोगे तो भी तो सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करोगे, है ना। तो उसी हिसाब से आप लोन देना, आपके जो लोन्स एंड एडवांसेस जो एसेट्स होंगे आप उसके लिए एक बना लो कि भाई ये लॉजिकल सीक्वेंस है, ये उसके पॉइंट्स हैं। लॉजिकल सीक्वेंस देख लो, लोन लेना की जगह लोन देना कर दिया, लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना तो सेम ही है, ठीक है, फिर उसको रिकॉर्ड करना भी सेम है, वहाँ पर पे हो रहा था यहाँ पर रिसीव हो रहा है, और फिर क्लोजिंग बैलेंस और फिर लोन का डिस्चार्ज। हो सकता है कुछ जगह पॉइंट ना भी बचे, ना भी बने तो ठीक है, उसको खाली छोड़ दो, और एक स्पेशल पॉइंट में फॉरेन करेंसी लोन्स आ गए, ठीक है। सिमिलरली आप ट्रेड रिसीवेबल्स का बनाएं, एक और लॉजिकल सीक्वेंस में आपको समझा देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल्स, भाई ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा? ओपनिंग बैलेंस प्लस साल भर में कितनी क्रेडिट सेल्स करी, कितना माल रिटर्न आया, कितना आपको अमाउंट रिसीव हो गया ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम डेटर्स, कितना डाउटफुल डेट है, वो माइनस करके एंड में क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब जो पॉइंट्स हैं वो सारे इन्हीं कैटेगरीज में डाल दो, और उस हिसाब से मतलब जो भी आपने क्लासिफिकेशन करी ये आपका बन गए नोट्स। आपके नोट्स, अब ये नोट्स सिर्फ इसलिए नहीं बने, आपने ये नोट्स अगर 2 बार रीड कर लिए, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं ये जो फाइल है एक्सेल फाइल अभी कंप्लीट नहीं हुई है सारे आइटम्स की, बट जितनी भी अभी तक कंप्लीट हुई है मैं अपने ड्राइव पे डाल दूंगा और उसका लिंक इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग इसी को 2 बार पढ़ेंगे ना और आप खुद सोच लेंगे एक बार, मैं कह रहा हूँ आपको एग्ज़ाम तक ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको एग्ज़ाम तक इस टॉपिक को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी याद करने की, ठीक है। तो दो टाइप के मैंने आपको लॉजिकल सीक्वेंस बता दिए, एक तो पूरी प्रोसेस बोरोइंग्स के केस में, और एक ट्रेड रिसीवेबल्स के केस में मैंने फार्मूला सा बना दिया जो फार्मूला हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग टेंजिबल एसेट्स में भी ऐसे ही बना सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स क्या, यही डेप्रिशिएबल एसेट्स, जैसे हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, ये सब, ठीक है। इनके हम इनकम टैक्स आप सबने पढ़ा हुआ है, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं? ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशंस माइनस डिलीशंस, और उसके ऊपर क्लोजिंग बैलेंस आके उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ी सिमिलर सी वैसी ही मैंने बना दी है। उनके हिसाब से अब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो डेप्रिसिएशन के सामने डाल दिए, जो डिलीशन से रिलेटेड पॉइंट्स थे वो डिलीशंस के सामने डाल दिए, जो एडिशन से रिलेटेड थे वो एडिशन में डाल दिए,
भाई कोई भी आपने बिल्डिंग लैंड खरीदी है, एडिशन करी है, तो कुछ भाई कोई आपने टेंडर मंगवाए होंगे 3-4 वेंडर से, फिर वेंडर सेलेक्ट करा होगा, उनके साथ कुछ अग्रीमेंट करा होगा, इनवॉइस लिए होंगे, ठीक है। फिर आप इनवॉइस से या फिर अग्रीमेंट से डेट चेक कर सकते हो, डेट के हिसाब से फिर आपकी डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी, कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करनी है, कॉस्ट में कितने आइटम्स आ रहे हैं, कौन से कैपिटलाइज होंगे, कौन से रेवेन्यू में जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको एडिशन से याद आ जाएगी। बट अगर आप ये चाहोगे कि मैं इन 20 पॉइंट्स को अलग अलग याद करूँ तो याद नहीं होगा, कुछ हो जाएंगे, कुछ भूल जाओगे। इसमें क्या है ना, आप मैक्सिमम पॉइंट्स आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। एक तरीका और बता देता हूँ, तीसरा भाई, तो मैंने अभी तक 2 बातें बोली, ठीक है। पहली बात ये बोली लॉजिकल सीक्वेंस बनाओ, और दूसरी बात ये बोली कि अगर 2-3 कॉन्सेप्ट के लॉजिकल सीक्वेंस सेम बन सकती है तो उनको सेम बना के एक ही बार याद कर लो, आपको दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे बोरोइंग से लोन एंड एडवांसेस याद हो गए, ट्रेड रिसीवेबल से आपको ट्रेड पेएबल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या, एक शेयर कैपिटल का और बना देता हूँ। शेयर कैपिटल में मैंने कैसे करा, आपको अगर मैं बोलूँ आप अपनी 11th-12th याद करो, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर याद करो, आपके मन में 5-6 टर्म्स कॉमन आएंगे। क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड एट डिस्काउंट, स्वेट इक्विटी शेयर। ये 6 पॉइंट्स आएंगे। 7वां पॉइंट मैंने ऐड कर दिया रिडक्शन ऑफ कैपिटल, क्योंकि बुक में जो पॉइंट्स थे उसमें दे रखा था, ठीक है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब क्या क्या, अब जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, उन्होंने बोला है कि भाई अगर आपने ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाया है, ऑथराइज्ड कैपिटल में चेंज हुआ है अगर, तो देखो कि क्या वो ऑथराइज्ड है, मतलब एओए अलाउ करता है, और एओए अलाउ करता है तो क्या आपने रेजोल्यूशन पास करी है, और रेजोल्यूशन पास करी है अगर, तो भाई आप रजिस्ट्रार को भेजोगे, रजिस्ट्रार को आपने कुछ फाइलिंग करी होगी, भाई रजिस्ट्रार को तो सब कुछ बताना होता है ना, रजिस्ट्रार को कुछ फाइलिंग करी होगी, तो आपने जो फाइलिंग करी वो फॉर्म दे दो, कुछ फीस वगैरह पे करी होगी तो उसका चालान दे दो, है ना। अब आपने कैपिटल नया इशू करा, आप आईपीओ लाए, एफपीओ लाए, राइट्स इशू निकाला, वो चेक कर लो। जो आपने इशू करा क्या कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग करा, वो चेक कर लो। क्या सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करा, वो चेक कर लो, है ना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉलो करी नहीं करी, वो चेक कर लो, वो उसी की गाइडलाइंस में आ गई सेबी की और कंपनीज एक्ट की। फिर शेयर अगर आपने प्रीमियम पे इशू करे, जो प्रीमियम था वो सिक्योरिटी प्रीमियम में डाला या नहीं डाला, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूटिलाइजेशन कैसे करा, जो पर्पस डिफाइंड है उसी हिसाब से करा, ठीक है। कहीं शेयर डिस्काउंट पे तो इशू नहीं करे क्योंकि अलाउड नहीं है ना। फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स का प्रोसेस है सेक्शन 54 में, उसको फॉलो किया या नहीं किया। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का सेक्शन 66 में प्रोसेस है, उसको फॉलो किया या नहीं किया, है ना। फिर रिडक्शन ऑफ कैपिटल के भी जो प्रोसेस थी उसको भी मैंने 5-6 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। भाई ट्रिब्यूनल का अप्रूवल था तो 1 पॉइंट ट्रिब्यूनल का हो गया। देखो जो भी चीज़ें आप आसानी से सोच सकते हो कंपनीज एक्ट के बारे में, अगर आप सोचने लगोगे तो आप मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ट्रिब्यूनल, रजिस्ट्रार और मीटिंग्स, अकाउंट, ये चीज़ें आप बहुत आसानी से सोच सकते हो। जो चीज़ें आप आसानी से सोच सकते हो ना, उनके हिसाब से पॉइंट्स को डिवाइड कर दो। भाई रजिस्ट्रार के हिसाब से ये डिवाइड कर लिया कि भाई उनसे रिडक्शन ऑफ कैपिटल का सर्टिफिकेट लिया या नहीं लिया। अकाउंटिंग से ये याद कर लिया भाई ढंग से अकाउंटिंग एंट्री पास करी या नहीं करी। एओए से ये देख लिया कि भाई ऑथराइज है भी या नहीं एओए के अंदर, ठीक है। मीटिंग में भाई मीटिंग कन्वीन हुई और रेजोल्यूशन पास हुई या नहीं हुई। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास करा या नहीं करा, समझ रहे हो। तो इस चीज़ से क्या होगा ना कि आपको वो डिफ़िकल्ट बातें याद नहीं करनी है, आप डिफ़िकल्ट को आसान में कन्वर्ट करके आसान चीज़ों को याद कर रहे हो और फिर उनसे उन डिफ़िकल्ट को लिंक कर रहे हो। और जब आपने एक बार वो लिंक कर लिया ना, तो आपको जैसे ही वो आसान चीज़ याद होगी तो आपको डिफ़िकल्ट चीज़ आराम से याद होगी, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक गाइडेंस थी कि आप कैसे नोट्स बना सकते हो। मेरी बस ये राय है कि जो लोग अभी नवंबर के लिए या फिर अगले मई के लिए अपनी कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग कोशिश करें कि वो अपने नोट्स खुद बनाएं, खुद वो लॉजिकल सीक्वेंस डेवलप करें, क्योंकि आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही बैठोगे, पहले कॉन्सेप्ट उठाओगे और वो आसानी से बन जाएगा। आपको 2-3 सीक्वेंस, 4-5 जब आप ऐसे बनाओगे कैटेगरीज, कॉन्सेप्ट्स, तो फिर आपको समझ आने लगेगा। फिर आप तब फिर बड़ी आसानी से बन जाएगा। फिर आप जैसे उसको रीड करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये कैटेगरीज बन सकती हैं या ये लॉजिकल सीक्वेंस बन सकती है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें खुद बनाएं। गाइडेंस के लिए मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ। इसमें अभी सारे आइटम्स नहीं आए हैं, सारे आइटम्स मैं अभी धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ। जैसे जैसे अपडेट होते रहेंगे तो अपडेट करता रहूँगा इस फाइल को भी ड्राइव पे।
मीनवाइल आप इस फाइल को रेफ़र कर सकते हैं। इन आइटम्स के रिवीजन के जो लेक्चर्स हैं जिसमें मैं इन्हीं नोट्स से समझाऊंगा, वो भी रिवीजन लेक्चर्स अगले कुछ दिनों में आपको मिल जाएंगे। बट जिन लोगों के अभी जुलाई में एग्ज़ाम्स हैं वो लोग अगर ये चैप्टर उठा रहे हैं तो वो वेट ना करें वीडियोस का। जब वीडियो आ जाएगी तब देखना हो तो देख लेना, बट अभी एक बार के लिए इन्हीं नोट्स के बेसिस पे ना, और साथ में अपनी बुक, जो भी बुक आपने रेफ़र करी ICAI के स्टडी मटेरियल या फिर जो भी आपने जहाँ से भी कोचिंग ली उनकी जो भी बुक होगी, आप उस बुक में ये चैप्टर उठाएँ और इस चैप्टर के नोट्स को साथ के साथ पढ़ लें, इन्हीं शॉर्ट पॉइंट्स के साथ साथ पढ़ लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, कुछ अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ होगा भी तो आप इसी में नोट कर लेना। मैं इस एक्सेल को ही शेयर कर देता हूँ, PDF नहीं बनाता हूँ इसकी, इस एक्सेल को शेयर कर लेता हूँ। भाई आपको कुछ एडिटिंग भी करनी हुई तो आप एडिटिंग इसको डाउनलोड करके उसमें अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, मेन तो यही बात थी। तो आप तीनों चारों जो भी टेक्निक्स है ना, निमोनिक्स वाली, वो स्टोरी वाली, ये कैटेगराइज करने वाली, लॉजिकल सीक्वेंस वाली, लिंक, भाई सेम से अगर कॉन्सेप्ट्स हैं 2-3 चीज़ों के तो उनको एक ही बार याद करने वाली, ये सबका कॉम्बिनेशन करके आप पूरे सब्जेक्ट को याद कर सकते हैं। आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी इससे। मैं पर्सनली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सबकी हेल्प करें, किसी के क्या पता काम आ जाए, कोई अच्छा स्कोर कर जाए इसकी वजह से। ठीक है जी, और कुछ रह गया? हाँ, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए मैंने 3 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के नोट्स ड्राइव पे ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो आप उसमें भी देख लीजिए। उसमें भी एक लॉजिकल सीक्वेंस कॉन्सेप्ट वाइज बनाकर ही उसके नोट्स बनाए गए हैं। तो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के भी अगर नोट्स कोई बना रहा है, मैं भी बना रहा हूँ धीरे धीरे, वो भी शेयर करता रहूँगा। बट क्योंकि अभी जिनके एग्जाम्स 1 महीने बाद हैं, 1.5 महीने बाद, तो उन लोगों को थोड़ी जल्दी होगी। तो अगर आप खुद बना रहे हैं, आपको कहीं से नोट्स मिले हुए हैं ऑलरेडी, तो आप उनको भी उसी सीक्वेंस में डिवाइड करके याद कर सकते हैं। तो आपके रिटेंशन पावर, आपकी लर्निंग पावर, आपको याद रखने की मतलब जो याद रखने की आपकी शक्ति है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।